बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है जी। नाम से ही पता चलता है कि जब इंटेस्टिन ब्लॉकेज होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, इसके कुछ पैथोफिजियोलॉजीज होंगे, इसको भी हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है एक इंटेस्टिन वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। सो ये फॉर एग्जांपल आपको नज़र आ रहा है कि ये इंटेस्टिन है, और ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ये ब्लॉकेज हुए है। अब ब्लॉकेज के हम टाइप्स भी पढ़ेंगे आगे जाके कि मैकेनिकल ब्लॉकेजेस होते हैं, ठीक है जी, कुछ न्यूरॉन की वजह से होते हैं, कुछ वेस्कुलर ब्लॉकेज होते हैं। जब इंटेस्टिन टॉपिक का मकसद ये है कि जब इंटेस्टिन जो है वो ब्लॉक होता है, ठीक है जी। ये कौन कौन से कॉजेज़ है जिसकी वजह से ये ब्लॉक होता है, और इसके फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगे, ठीक है जी। इस पे हम बात करेंगे। अच्छा जी। ऑब्जेक्टिव आपके यही है कि इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन को आप डिफाइन कर सके इस लेक्चर्स के एंड होने पे। इसके बाद आपको काजेज़ मालूम होना चाहिए कि कौन से काजेज़ है जिसकी वजह से इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, एंड टाइप्स ऑफ इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। 3 मेन टाइप्स हम पढ़ेंगे इसके, वो आपको याद होना चाहिए। फिर पैथोफिजियोलॉजी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं जिससे इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ठीक है। लिस्ट डाउन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। अब जब एक बंदे को इंटेस्टिनल ब्लॉकेज हुआ है तो उसके हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा, कौन से साइन एंड सिम्टम्स जो है वो हम असेस कर सकेंगे पेशेंट में। एंड डिस्कस नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ क्लाइंट विद इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। एक क्लाइंट है, एक पेशेंट है, वो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ एडमिट है। एज अ नर्स हमारी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे। अच्छा जी। इंटेस्टिनल obstruction, it refers to the partial or complete impairment of the forward flow of intestinal content। फॉरवर्ड फ्लो जो है आगे की तरफ, इंटेस्टिनल जो कंटेंट है वो जब ब्लॉक हो जाती है तो हम कहते हैं कि ये इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है, ब्लॉकेज है। partial or complete obstruction of the small or large bowel that hinders the natural progression of the digestive processing। ठीक है जी। अब होता क्या है कि नॉर्मली इंटेस्टिन होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं आपको ड्रा करके ये दिखाता हूँ कि ये फॉर एग्जांपल इंटेस्टिन है, ठीक है जी। अब नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पर पेरिस्टालिक मोमेंट होता है और खुराक आगे की तरफ आता है। अब किसी वजह से यहाँ पे जो है इस तरफ ब्लॉकेज हुआ है, आगे की तरफ जो है ये खुराक जो है नहीं आएगा, क्योंकि आगे की तरफ रास्ता ब्लॉक है। अब जब रास्ता ब्लॉक होता है आगे की तरफ, तो आपको पता है ये पिछले वाला ये वाला साइड जो है इस पे अब प्रेशर पड़ेगा, ठीक है जी, और आगे की तरफ खुराक जो है वो आ नहीं रहा, या अगर पार्शियल ब्लॉकेज है तो थोड़ा सा जो है कंटेंट आगे की तरफ आ रहा है, बाकी ऊपर जो है वो ब्लॉक हो रहा है, ठीक है जी। ये जो फॉरवर्ड मूवमेंट है, ये आगे की तरफ मोमेंट ऑफ द इंटेस्टिनल कंटेंट, ये ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। इट कैन अकर एनीवेयर इन द इंटेस्टिनल ट्रैक। इंटेस्टिनल ट्रैक में ये कहीं भी हो सकते हैं, बट इलियम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मोस्ट कॉमन साइट। जो इलियम है, इलियम असल में जो लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है जी। सबसे पहले आपको पता है कि ड्यूडिनम होता है, फॉर एग्जांपल ये स्टमक है, तो स्टमक से आपको पता है ड्यूडिनम निकलता है। फिर ये ड्यूडिनम से आगे ये जो है फिर जेजेनम होता है, और फिर इलियम होता है। ये इलियम में ज़्यादातर ब्लॉकेजेस होता है, ये लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे, ठीक है जी। और क्यों होते हैं, क्योंकि इलियम इज़ द नेरोवेस्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। इलियम जो है ये इंटेस्टाइन के नेरोवेस्ट सबसे तंग पार्ट होती है, ठीक है जी। इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा चांसेस वो ब्लॉकेज की होती है। ये अब देख ले, फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो है स्टमक है, ये ठीक है। इससे जो निकलता है ये वाला, इसको कहते हैं ड्यूडेनम। फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको ड्यूडेनम कहते हैं, ठीक है जी। फिर ये ड्यूडेनम यहाँ पे आते हैं, आप दिख रहे हैं पूरा ड्यूडेनम है। ये फिर दरमियान वाला हिस्सा जो है इसको जिजिनम कहते हैं। एंड फिर लास्ट में जाके जो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट होते हैं वो है इलियम, ठीक है। ये वाला जो इलाके है, मैं आपको ये ब्लू कलर में बताता हूँ। ये वाला जो इलाके है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन की,
ठीक है, इलियम में, क्योंकि इलियम मैंने आपको कहा कि ये ऊपर से सबसे, ये जो फॉर एग्जांपल ड्यूडेनम इतना बड़ा होता है, फिर आगे जिजेनम ऐसे होता है, और फिर इलियम जो है वो थोड़ा सा तंग होता है, तो यहाँ पे इसीलिए चांसेस ज़्यादा होती है। अच्छा जी, ये आप फॉर एग्जांपल कोलान नेरोनेस, इससे भी हो सकते हैं, नीचे अगर आप देखें कोलान में, ठीक है, इसको कोलान नेरो हो गया है, तंग हो गया है, तो ये आप देख लें, ये कोलान है फॉर एग्जांपल, ये इस तरह नेरो हो गया है, असल में ओरिजिनल कोलान यहाँ पे था, इतना बड़ा कोलान था, ठीक है, लेकिन ये जब नेरो हो जाते हैं सो तंग हो जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, सो ये आप देख ले, यहाँ पर इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, एडहेशंस हुए हैं यहाँ पे, सो इंटेस्टिन जिसकी वजह से ब्लॉक हुआ है, ये आप देख लें इन्फ्लेमेशन, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुआ है, ये जो डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप देख लें, ठीक है जी। सो इसी तरह यहाँ पर ये जो आपको एडहेशन नज़र आएंगे, ये वाले एडहेशंस, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इस वाला पार्ट के साथ अटैच हुआ है एडहेशन के ज़रिए, सो ये इंटेस्टिन ब्लॉक होते हैं। फिर अब ये तफसील के साथ यहाँ से आपको पता चलेगा कि इसके जो टाइप्स है वहाँ से। सो अब हम आते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टिनल ब्लॉकेज आपको पता चल गया कि इंटेस्टिन ब्लॉक होता है, स्मॉल इंटेस्टिन भी ब्लॉक हो सकते हैं, लार्ज इंटेस्टिन भी ब्लॉक हो सकते हैं, दोनों ब्लॉक हो सकते हैं। अब ये क्यों ब्लॉक होते हैं? इसमें से या तो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन होता है एक, दूसरा न्यूरोजेनिक ऑब्स्ट्रक्शन, यानी न्यूरॉन की वजह से न्यूरॉन की सप्लाई नहीं है तो पेरिस्टालिक मोमेंट नहीं हो रहा, एंड तीसरा वास्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है जी। वास्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन ये है कि आपके इंटेस्टिन को ब्लड सप्लाई जा रही है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर दोबारा जो है एक इंटेस्टिन जो है इसको ड्रा करते हैं, ये फॉर एग्जांपल एक इंटेस्टिन है, ठीक है जी। अब मैकेनिकल ये है कि यहाँ पर कोई ट्यूमर बन गया है, बाहर से हर्निया वगैरह है, ठीक है जी, जिसकी वजह से ये वाला लेयर पूरा अंदर की तरफ किया है। जब ये वाला लेयर अंदर की तरफ जाएगा इस तरह, ठीक है, अब ये मैकेनिकल ब्लॉकेज है। अब क्या हो गया, अब ये हो गया कि जो न्यूरॉन आते हैं ऊपर से, इंटेस्टिन आपको पता है यहाँ से ब्रेन है फॉर एग्जांपल, और ये ब्रेन से यहाँ न्यूरॉन आते हैं इंटेस्टिन की तरफ। एसिटाइल कोलिन एक न्यूरो ट्रांसमीटर है, बहरहाल आपके कोर्स के हिसाब से वो नहीं है, लेकिन वैसे समझाने के लिए कह रहा हूँ कि एसिटाइल कोलिन आपको पता है कि ये जो मोटिलिटी है इसको बरकरार रखती है आपके जीआईटी की। सो ये न्यूरॉन आते हैं। अब कोई न्यूरोजेनिक ऑब्स्ट्रक्शन है, क्योंकि न्यूरॉन यहाँ पर जो है काम नहीं कर रहा, ठीक है जी, तो इसको फिर इलियम जो है, खासकर इलियम का जो रीजन है वहाँ पर पैरालिसिस होता है, ठीक है जी। सो पैरालिटिक इलियस होता है वहाँ पे। सो न्यूरॉन जब यहाँ पे नहीं आता तो यहाँ से आगे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे वो न्यूरॉनल करंट नहीं है, सो जब वो नहीं है तो यहाँ पर पेरिस्टालिक मोमेंट नहीं होगा इस इंटेस्टिन में, क्योंकि न्यूरॉन खराब है। तीसरा ये कि वास्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन, वास्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन ये है कि ये इंटेस्टिन है, और फॉर एग्जांपल ये जो रेड में है मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये यहाँ पर इस इंटेस्टिन को ये ब्लड सप्लाई जा रही है, इसके ऊपर इस तरह के ब्लड वेजल्स है फॉर एग्जांपल, ठीक है जी। अब ये जो ब्लड वेजल है ये आर्टरी है, इसको मेजेंटिक आर्टरी कहते हैं, ठीक है जी। सो ये आर्टरी यहाँ पे ब्लॉक होती है। जब ये आर्टरी यहाँ ब्लॉक होती है तो ऊपर से तो ब्लड यहाँ तक आते हैं, लेकिन ये नीचे ये वाला इलाका है, अब यहाँ ब्लड नहीं आता नीचे। जब नीचे ब्लड नहीं आता तो इंटेस्टिन का ये वाला जो नीचे वाला एरिया है, अब ये जो है इसमें नेक्रोसिस शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ब्लड अगर नहीं मिल रहा इंटेस्टिन को, टिश्यूज़ को, तो फिर तो टिश्यू काम छोड़ देते हैं। जैसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में आपको पता है कि इस्कीमिया होती है तो फिर बंदे को हार्ट अटैक होता है, क्योंकि कार्डिक मसल्स को ब्लड नहीं मिलता, क्योंकि आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी तो ब्लॉक है इसीलिए। सेम यहाँ पे आपका जो मेजेंटिक आर्टरी है जो इंटेस्टिन को ब्लड सप्लाई करती है, जब वो ब्लॉक हो जाती है तो पार्ट ऑफ द इंटेस्टिन जो है वो निक्रोटिक हो जाता है, तो इससे आगे जो है फिर खुराक जो आपके इंटेस्टिन में है वो आगे नहीं जाता, तो यहाँ से ऊपर जो भी खुराक आता है यहाँ ऊपर जो है यहाँ जमा हो जाते हैं, ठीक है जी। इसके बाद अभी हम पढ़ेंगे कि फिर इससे एडिमा होते हैं, एब्डामिनल डिस्टेंशन होते हैं, वॉमिटिंग होते हैं पेशेंट्स को, ठीक है। सो ये तीन मेन जो थे ये कहा जाता है कि मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, न्यूरोजेनिक ऑब्स्ट्रक्शन, वास्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन। एक एक को हम पढ़ते हैं कि मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होगा। सो इन मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन
द बाउल इज फिजिकली ऑब्स्ट्रक्टेड। बाउल कहते हैं इंटेस्टाइन को, ठीक है जी। सो फिजिकली फॉर एग्जांपल एडहेशंस हो जाते हैं, अभी नीचे स्लाइड्स में आप देखेंगे कि एडहेशंस क्या है, ये स्कार टिश्यूज होते हैं, ठीक है जी। इससे इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्ट होते हैं। हर्नियाज है फॉर एग्जांपल, एक बंदे की हर्निया बन गई है पाउचिस, तो इससे इंटेस्टाइन पे प्रेशर आ गया है। आर बाय ब्लॉकेज इन द ल्यूमिन ऑफ द इंटेस्टाइन, या तो इंटेस्टाइन के जो ल्यूमिन है इंटरनली अंदर, ठीक है जी, यहाँ पे ब्लॉकेज आए। फॉर एग्जांपल ये ल्यूमिन है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये ल्यूमिन है, तो यहाँ पर ट्यूमर बनता है ऐसे। जब ल्यूमिन के अंदर ट्यूमर बनता है या इन्फ्लेमेशन होता है, जैसे पिछले अपने पीछे डायग्राम में देख लिया, सो इन्फ्लेमेशन होता है इंटेस्टाइन के वाल पे। जब ये ऑब्स्ट्रक्शन होता है यहाँ पे, सो यहाँ से ऊपर ये जो जितने भी आपको कंटेंट नज़र आ रहा है, बाउल कंटेंट, ये यहाँ पे फंस गए हैं, ऑब्स्ट्रक्ट हो गए, क्योंकि आगे ये वाला रास्ता जो है ये ब्लॉक है। सो ब्लॉकेज ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन काज्ड बाय डाइवर्टिकुलम। डाइवर्टिकुलम अभी आप पढ़ेंगे कि फॉर एग्जांपल ये इंटेस्टाइन है और इसमें इस तरह छोटे छोटे पाउचेस बाहर जो है बल्ज आउट हो जाते हैं, इसको डाइवर्टिकुलम कहते हैं। तो फिर खुराक आके यहाँ पे फंस जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो अब एडेमा होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो खुराक आ रहा है, फॉर एग्जांपल एडेमा क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये इंटेस्टाइन है और ये इंटेस्टाइन नीचे यहाँ पे ब्लॉक है। जब ब्लॉक है तो जो भी खुराक आता है यहाँ पे जमा हो जाता है और आगे नहीं जाता, तो इससे इंटेस्टाइनल सिक्रीशन इंक्रीज होता है इस खुराक के लिए। अब खुराक आपको पता है पूरा तो ऊपर एब्जर्व नहीं होता है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और मोमेंट यहाँ पे स्टॉप हो गया है, आगे खुराक जा नहीं रहा, तो सिक्रीशन बढ़ जाता है, सिक्रीशन बढ़ जाते हैं। तो एक टाइम आता है कि आगे की तरफ तो सप्लाई बिल्कुल बंद है, तो क्या होता है यहाँ जो ब्लड वेसल्स है ये शिफ्ट हो जाता है यहाँ से फ्लूइड एडेमा की सूरत में, ठीक है जी। ये जो फ्लूइड है सिक्रीशन ये जाके शिफ्ट हो जाते हैं ब्लड वेसल्स की तरफ, ये जाके जाते हैं, ठीक है जी। सो बाहर जो इंटरस्टिशियल स्पेसिस है उसमें जाते हैं, तो एडेमा बन जाती है पेरिटोनियल कैविटीज़ में, एब्डामिन में। फॉरेन बॉडी की वजह से भी हो सकते हैं ये मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। बाहर से बच्चे ने कुछ 5 रुपए का सिक्का खा लिया, 10 रुपए का, ये 1 रुपए का, फॉर एग्जांपल बच्चों में अक्सर बच्चे ये चीज़ें मुंह में रखते हैं, ठीक है जी। तो इससे भी इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्ट हो सकते हैं। फीकल इम्पेक्शन, बहुत ज़्यादा कंस्टिपेशन जिन लोगों को होते हैं, तो उसके जो फेसिस है वो बहुत हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ इम्पैक्ट होते हैं, फंस जाते हैं। सो रिटेंशन ऑफ हार्डन स्टूल इन द रेक्टम एंड कोलान। सो रेक्टम और कोलान में जब स्टूल हार्ड होते हैं तो फंस जाते हैं, इससे क्या होता है कि इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं। फिर ट्यूमर, कैंसर ऑफ द लार्ज बाउल, ट्यूमर है लार्ज इंटेस्टाइन में, इस तरह ये कैंसर है, ये जो आपको नज़र आ रहा है इस डायग्राम में अंदर की तरफ। सो ल्यूमिन जो है वो तंग हुआ है, ठीक है जी। या फिर एडहेशन है, नेक्स्ट स्लाइड में आप पढ़ेंगे कि जब सर्जरी वगैरह होती है इसके बाद स्कार वगैरह बनते हैं, तो उस स्कार इंटेस्टाइन को एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं दोबारा। फिर वाल्वुलस, वाल्वुलस ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, ये वाल्वुलस हुआ, यहाँ पे देखें ट्विस्टिंग मोमेंट, ये इंटेस्टाइन है फॉर एग्जांपल, और ये ऐसे ही अपने खिलाफ जो है ट्विस्ट हो गया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हो गया, आप देख रहे हो ट्विस्ट हो गया है, रैप अराउंड हो गया है, तो ब्लॉक हो गया। अब यहाँ से सप्लाई आगे की तरफ कंप्रोमाइज होगी। या इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, जिसे इलियाइटिस एलियस, इलियम की जो इन्फेक्शन, या डाइवर्टिकोलाइटिस। मैंने आपको कहा कि फॉर एग्जांपल ये डाइवर्टिकुले बनते हैं, ठीक है जी, और इस डाइवर्टिकुले में अंदर जो है फिर इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो जब इन डाइवर्टिकुले में इन्फेक्शन होते हैं तो फिर इसको डाइवर्टिकोलाइटिस कहते हैं। अच्छा जी, अब हार्निया से कैसे होते हैं। अब हार्निया इट में और मे नॉट काज ऑब्स्ट्रक्शन, सम टाइम काज कर सकता है, सम टाइम नहीं, डिपेंड ऑन साइज ऑफ द हार्निया रिंग। हार्निया रिंग के साइज पर डिपेंड करता है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में आप देखें, एक बंदे है इसको ये हार्निया हुआ है, अम्बलाइकल हार्निया फॉर एग्जांपल, ये देख रहे हैं ना आप। सो हार्निया जब होती है आपको पता है इसे रिंग बनता है, क्योंकि हार्निया में क्या होता है कि मस्कुलर वॉल वीक होता है तो बल्ज आउट होता है। अब ये हार्निया हो गया है अम्बलाइकल रीजन पे। अब अम्बलाइकल रीजन पे हार्निया हो गया, तो पीछे से आप देख रहे हैं इंटेस्टिन है, तो इंटेस्टिन इस पाउच के अंदर आते हैं, ये देखिए जब इंटेस्टिन इस पाउच के अंदर आते हैं तो ये इंटेस्टिन ब्लॉक हो गया। इंटेस्टिन था नॉर्मली यूँ जा रहा था, लेकिन जब नीचे देखा तो इसको हार्निया हुआ ऐसे बाहर की तरफ। सो ये इंटेस्टिन भी यहाँ पे आ गया, इनको स्पेस मिल गया ना, तो यहाँ ऐसे आ गया। तो यहाँ जब ऐसे आ गया तो यहाँ पर देखो ऐसे, यहाँ पे बाहर तो फिर ठीक निकला, लेकिन यहाँ पे देखो
ये पार्शल ब्लॉक हो गया, समटाइम कंप्लीट भी ब्लॉक हो सकते हैं हर्निया की वजह से। बट बिकम्स मैटर ऑफ कंसर्न इफ स्ट्रेंगुलेटेड, अगर बहुत स्क्वीज होता है, स्ट्रेंगुलेट कहते हैं स्क्वीज होने को, अगर ये हर्निया बहुत अंदर की तरफ आता है, ये इंटेस्टाइन हर्निया की तरफ, ठीक है जी, जो हर्निया का पाउच है, सो फिर इसके सर्जिकल मैनेजमेंट जो है वो करनी पड़ती है। सो हर्निया से ऐसे होती है इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट जाते हैं एडहेशंस। पिछले स्लाइड में आपने पढ़ लिया कि एडहेशंस क्या होते हैं। सो एडहेशंस जो है ये बैंड ऑफ ग्रेनुलेशन स्कार्स होते हैं। ये डायग्राम में मैं आपको बताता हूँ, ज़रा इस डायग्राम में आप देख ले कि ये जो है ये एडहेशंस है, दे देख ले, ठीक है, ये एडहेशंस है। तो इस एडहेशन ने क्या किया कि उस साइड इंटेस्टाइन का ये वाला साइड और ये वाला साइड जो है ये एक दूसरे के साथ आपस में इसने कनेक्ट किया है, ठीक है जी। तो जब ये कनेक्ट हुआ है तो अब क्या होगा, यहाँ पे आप देख रहे हो ये इंटेस्टाइन जो है ये ब्लॉक हुआ है, ठीक है जी। सो एडहेशन से ऐसे ब्लॉक होते हैं। and this is the scar tissue loops over the bowel segment causing it to kink or compress। या तो किंक होते हैं जैसे आपके ड्रिप सेट के जो वो आप किंक करते हैं इसके पाइप, वो जो ट्यूब होता है, ठीक है। सो ये सेम एडहेशन भी यही काम करता है। एडहेशन आर द मोस्ट कॉमन काज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन बोथ द इंटेस्टाइन्स। और ये जो एडहेशंस है ये बहुत कॉमन काज होता है, खासकर दोनों जो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में। सो ये एडहेशन, ये स्कार टिश्यू होते हैं ये ऊपर से। सो ये फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ से डायग्राम, फॉर एग्जांपल ये इंटेस्टाइन है, ठीक है, और ये इस तरह आया है। तो अब एडहेशन क्या करता है, ये वाला साइड जो है, ये वाला साइड और ये वाला साइड इसको नीचे की तरफ खींचता है अपनी तरफ। जब खींचता है तो ये साइड जो है इस तरह जो है छोटा हो जाता है, जब इसको खींचता है ब्लॉक हो जाता है फिर एडहेशन से। Irritant that remain in the abdomen following surgical procedure enhance the formation of adhesions। खासकर सर्जरी के बाद जो है ये आप अंदर देख रहे ल्यूमिन को, एब्डामिनल ल्यूमिन एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच हुआ है यहाँ पे। These fibrous bands of scar tissue encircle the intestine and constricts its lumen। ये जो इंटेस्टिन है इसके जो सर्कल है, यानी फॉर एग्जांपल ये इंटेस्टिन है, ठीक है जी। अब क्या होता है, ये जो टिश्यूज बनते हैं, सो ये क्या करता है, ये इस ल्यूमिन को तंग करते हैं, तो ये ल्यूमिन ऐसे हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं। सो अंदर फिर कंटेंट जब जाता है इसमें तो फंस जाते हैं, ये एडहेशंस हो गए, ठीक है। ये आप देखिए यहाँ पर, दिस इज एन एडहेशन बिटवीन लूप्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, सच एडहेशन आर टिपिकल फॉलोइंग एब्डामिनल सर्जरी। एब्डामिनल सर्जरी के बाद अभी यहाँ पे आपको वाज़ेह नजर आएगा, बहुत ज़बरदस्त डायग्राम है। ये देखे ये इंटेस्टिन है ना, ये इंटेस्टिन आ रही है। अब यहाँ पे देखे ये जगह, यहाँ से एडहेशन है, ये अब ये एडहेशन है। अब इस एडहेशन ने क्या किया है कि ये वाला साइड अपनी तरफ खींचा एडहेशन ने, इस साइड पे खींच, जब खींच लिया है तो यहाँ पर इंटेस्टिन मैं आपको ब्लू में ड्रा करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। सो ये यहाँ पे देखे, सो यहाँ पे इंटेस्टिन ये आ रहा है और ये वाला साइड देखे ऐसे आ रहा है, फिर वापस जा रहा है। सो ये वाला देखे, ये वाला साइड जो है इस एडहेशन की वजह से, ये वाला जो एडहेशन है यहाँ पे उसने ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है जी। सो अभी आपको पता चल गया कि ये एडहेशन है अपनी तरफ इंटेस्टाइन को खींचता है, ठीक है। जब खींचता है तो यहाँ पर किंक हो जाता है इंटेस्टाइन, ठीक है जी। अच्छा जी, सो ये फिर और ही मैं आपको एग्जांपल के लिए और भी दिखाई दे कि ये एडहेशंस आपको नज़र आ रहे हैं सारे ये एडहेशंस। अच्छा जी, इसके बाद हम आते हैं वाल्वुलस पे। वाल्वुलस क्या है, ओके, मैंने आपको बताया कि वाल्वुलस, ठीक है। सो वाल्वुलस ट्विस्टिंग ऑफ द बाउल, यहाँ पर आप देख ले, सो जो आपके इंटेस्टिन है, बाउल है, वो ट्विस्ट हुआ है एक दूसरे के बिल्कुल ऐसे, ये। अब जब आपको पता है कि इंटेस्टिन आ रहा था और सडनली यहाँ पर ट्विस्ट हुआ तो अब यहाँ पे अब ब्लॉक हो गया, ये जगह ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। सो ये देखो वाल्वुलस है ये वाला एरिया और ये ब्लॉक हुआ है। सो कैन काज इन्फार्क्शन ऑफ द बाउल, ये बाउल का इन्फार्क्शन भी काज कर सकते हैं। आपको पता है कि जब ये ट्विस्ट होगा तो अब आप कॉमन सेंस यूज़ करें, इसके ऊपर तो ब्लड विजल्स भी है, तो ब्लड विजल भी ट्विस्ट हो जाएंगे तो वो भी बंद हो जाएंगे, तो आगे की जो इंटेस्टिन है इसको ब्लड सप्लाई भी कंप्रोमाइज होगी। सो यहाँ पर वेजिकुलर का ऑब्स्ट्रक्शन भी हो जाएगा एंड कैन बी सर्जिकली करेक्टेड। तो इसका फिर इलाज क्या है, सर्जरी करते हैं, इसको अनट्विस्ट करते हैं वापस। सो ये वाल्वुलस ऑफ द सिग्माइड कोलन देके आपको ये आप
फील भी कर सकते हैं। हेल्थ असेसमेंट जब आप कर रहे होते हैं पेशेंट के, तो इसको आप पल्पेट भी करते हो, ये टेंडर भी होते हैं। ये आप देखें इस डायग्राम में, सो ये एक बहुत बड़ा इंटेस्टाइन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये जो जगह है खासकर ये वाला, ठीक है, ये वाला जो जगह है यहाँ पर आप देखें, सो ये 180 डिग्री ट्विस्ट लिया है, बिल्कुल जैसे आप एक तीली को बांधते हो, शापर को, ठीक है, सेम यहाँ पे आप देखें। सो इंटेस्टाइन जो है वो ब्लॉक हो गया है यहाँ पे। अच्छा जी, नेक्स्ट जाते हैं डाइवर्टिकुलाइटिस। डाइवर्टिकुलम के बारे में मैंने आपको बताया। सो इट इज़ अ कॉमन डाइजेस्टिव डिजीज विच इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ पाउचेस डाइवर्टिकुले विद इन द बाउल वॉल। डाइवर्टिकुले ये नेक्स्ट डायग्राम में ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक इंटेस्टिन है, और इस इंटेस्टिन के ये ल्यूमन है इंटरनल, जहाँ पे खुराक आता है, ये वो ल्यूमन लेयर है, ठीक है। सो इस इंटेस्टिन में ये देखे आपको नज़र आता है ये वाला, ये रेड एरो से वाजे भी के ये वाला, ये अंदर जब ये छोटे छोटे पाउचेस बनते हैं, सो इसको फिर हम कहते हैं डाइवर्टिकुलम, ठीक है जी। और जब इनमें अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फेक्शन होता है, इसको फिर कहते हैं डाइवर्टिकुलाइटिस, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज नॉन एज डाइवर्टिकुलोसिस एंड टिपिकली अकर विद इन द लार्ज इंटेस्टाइन में, ये बहुत ज़्यादा होता है कोलॉन में, आल्दो इट कैन ओकेजनली अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कभी कभी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लार्ज इंटेस्टाइन में ये होता है। सो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस इससे होती है, फिर इससे एडिमा बनते हैं, फॉरेन बॉडी से ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ लिया, फीकल इन्फेक्शन से यानी फिसीज जब फंस जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, एंड ट्यूमर कैंसर ऑफ द लार्ज बाउल। ये मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन था जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है जी। अब हम जाते हैं न्यूरोजेनिक ऑब्स्ट्रक्शन कि न्यूरोजेनिक ऑब्स्ट्रक्शन क्या होगा। सो न्यूरोजेनिक नाम ही से आपको पता चले कि न्यूरॉन की वजह से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपके इंटेस्टिन जो है, ये आपका इंटेस्टिन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और इसको यहाँ ब्रेन से जो है न्यूरॉन आ रहा है, ये न्यूरॉन है फॉर एग्जांपल, ये स्टाइलकोलिन लेके आते हैं, जिसकी वजह से बार बार यहाँ पर पेरिस्टालिक मूवमेंट होता है आपके इंटेस्टिन में, ठीक है जी, मस्कुलर मूवमेंट, ये जो खुराक को आगे की तरफ प्रोपेल करता है, इसको पेरिस्टालिक मूवमेंट कहते हैं। अब क्या होगा कि ये न्यूरॉन यहाँ पे ख़राब हो गया, अब ये न्यूरॉन ख़राब होता है, तो यहाँ पर इंटेस्टिन में अब मूवमेंट कौन दे रहा था, वहाँ से एक्सीलरेटर, जैसे एक्सीलरेटर की जो रस्सी होती है वो टूट जाए तो फिर इंजन रेस नहीं लेता, सेम यहाँ पे, यहाँ न्यूरॉन ख़राब हो गया है, तो अब मस्कुलर मूवमेंट जो है इंटेस्टिन की वो नहीं होगा, जब वो नहीं होगा तो खुराक आगे नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्सीलरेटर तो ब्रेन से दबाता है ना, एस्टाइलकोलिन आता है, इसको दबाते कि भाई आगे जाओ, खुराक को आगे की तरफ प्रोफाइल करते हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि न्यूरॉन ख़राब हो गया है, जब न्यूरॉन ख़राब हो गया तो अब खुराक आगे नहीं जाएगा। So it is caused by decrease or absent peristalsis from interference in the nerve supply to the intestine। तो इसको फिर पैरालिटिक एलियस, पैरालिटिक पैरालिसिस को कहते हैं, फालज होना एलियस का, यानी जो इंटेस्टिन का पार्ट है एलियम वगैरह, ठीक है जी। सो ये फिर इससे फालज हो जाता है, यानी खुराक इसमें, जैसे किसी बंदे को फालज हो जाते हैं, इसके हाथ पाँव काम नहीं करते, तो इंटेस्टिन का अगर फालज हो जाता है तो इसमें खुराक आगे की तरफ नहीं जाएगा फिर। अच्छा जी, पैरालिटिक इलियस यानी इंटेस्टिन का पैरालिसिस इज अ नॉन मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन काज्ड बाय फिजियोलॉजिक, न्यूरोजेनिक और केमिकल इम्बैलेंसेस एसोसिएटेड विद डिक्रीज पेरिस्टालिस। इसमें क्या होता है, पेरिस्टालिस मोमेंट डिक्रीज होता है, कैन बी काज्ड बाय हैंडलिंग ऑफ द इंटेस्टिन ड्यूरिंग एब्डोमिनल सर्जरी। ये फॉर एग्जांपल एक बंदे को मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन था, बच्चे ने फॉर एग्जांपल 5 रुपए का सिक्का खाया था, सर्जर सर्जरी कर रहा था, उस टाइम क्या हुआ कि इससे न्यूरॉन टच हो गया, न्यूरॉन कट गया, न्यूरॉन खराब हो गया, तो उस टाइम भी हो सकता है ये, ठीक है जी। शॉक से, स्पाइनल कार्ड लीजन, स्पाइनल कार्ड में कोई इंजरी है तो आपको पता है न्यूरोनल सप्लाई फिर नहीं होगा सही तरीके से, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, खासकर हाइपोकलीमिया, पोटाशियम लॉस हो जाए तो फिर न्यूरोनल डिस्चार्ज जो है वो इम्बेलेंस होते हैं, आर इंजरी टू द नर्व एंडिंग, या कोई एक्सीडेंट हो गया, ट्रामा हो गया, जो कि इंटेस्टाइन को बहुत इंजरी हो गई जिससे न्यूरॉन्स डिमेज हो गया। नॉर्मली आप देखें ये पेरिस्टालिसिस है, ये इंटेस्टाइन है, कंट्रैक्टेड मसल है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो है आपको पता है नीचे की तरफ होता है, ये जो खुराक का डायरेक्शन ये नीचे की तरफ होता है, ठीक है जी। एंड ये मसल रिलैक्स होते हैं एंड कंट्रैक्ट होते हैं, फिर रिलैक्स होते हैं, कंट्रैक्ट, रिलैक्स, कंट्रैक्ट, तो इसी वजह से ये खुराक जो है आगे की तरफ हरकत करता है। अब जैसे ही ये न्यूरॉन ख़राब हो गया यहाँ पे, तो अब ये पूरा जो इंटेस्टाइन है ऐसा ही रहेगा,
ये कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन इसमें नहीं होगा। इसके बाद हम आते हैं वास्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन। वास्कुलर के नाम से आपको पता चल गया कि विजल, विजल यानी ब्लड विजल, और जो जैसे हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं तो उस विजल का नाम है कोरोनरी आर्टरी। ठीक है जी। सेम यहाँ पर विजल्स होंगे मेजेंटिक आर्टरी जो इंटेस्टिन को ब्लड लेके आती है। सो सीलियक इंफीरियर एंड सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द बाउल। सीलियक आर्टरी, इंफीरियर एंड सुपीरियर, ये मेजेंट्रिक आर्टरीज ये सारे क्या करते हैं कि इंटेस्टिन को ब्लड सप्लाई करती है, क्योंकि इंटेस्टिन को भी ब्लड की जरूरत है ना। अगर इंटेस्टिन को ब्लड नहीं मिल रहा तो फिर ये काम कैसे करेगा। ठीक है। सो आपके पूरे बॉडी हर टिश्यू को ब्लड चाहिए। सो वास्कुलर इनसफिशिएंसी, किसी वजह से ब्लड विजल्स जो यहाँ पे ब्लॉक हो गया है, सो इज अ पोटेंशियल काज ऑफ पैरालिटिक एलियस, ये भी इसका काज है। पैथोफिजियोलॉजी इन सब के क्या होंगे कि इंटेस्टिनल कंटेंट आर कंपोज्ड ऑफ इंजेस्टेड फ्लूइड एंड सलाइवा, गैस्ट्रिक, पेनक्रियाटिक एंड बाइलरी सिक्रीशन एंड स्वेल्विड इरेट। क्या होता है, बाहर से हम खुराक लेते हैं तो उस खुराक में आपको पता है फ्लूइड भी होते हैं, सॉलिड खुराक भी होते हैं, फिर सलाइवा इसमें शामिल होता है, जाके गैस्ट्रिक जूस इसमें शामिल होते हैं, उधर से पेनक्रियाटिक जूस वगैरह आते हैं, पेनक्रियाटिक इमाइलेज वगैरह वो आना शुरू हो जाते हैं, इधर से आपको पता है बाइल आते हैं आपके गाल ब्लैडर से, ये सिक्रीशन सारे आते हैं। सो ये जब आते हैं तो आगे की तो आपको पता है वो तो बंद है रास्ता, सो बाउल इज ऑब्स्ट्रक्टेड। ठीक है। जब बाउल ऑब्स्ट्रक्टेड है सो ये सारी चीज़ें क्या होता है, ये पीछे फंस जाते हैं। देखिए ये सब खुराक जब आ रहा है तो यहाँ से ऑब्स्ट्रक्शन था, जब ऑब्स्ट्रक्शन था तो अब यहाँ से आगे खुराक नहीं आएगा। सो इंटेस्टिनल कंटेंट एकमुलेट अबाउ द एरिया ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन, जो भी आप खा रहे हैं जो भी आ रहा है तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है तो इसके साथ ये इंटेस्टिन इस तरह बड़ा हो जाएगा। ठीक है। सो इनएबिलिटी ऑफ द इंटेस्टिन टू एब्जॉर्ब द कंटेंट एंड मोबिलाइज देम डाउन द ट्रैक। इंटेस्टिन की कोशिश है कि इसको आगे की तरफ लेके जाए, लेकिन आगे की तरफ तो रास्ता बंद है। अब जब रास्ता बंद है तो इंटेस्टिनल डिस्टेंशन अकर, पीछे की तरफ जो खुराक आ रहा है तो उसमें जो खुराक आ रहा है तो वो जगह जो आप डिस्टेंशन शुरू हो जाएगा, इसका फूलना शुरू हो जाएगा। टू कंपेंसेट, इसको कंपेंसेट करे तो इसलिए पेरिस्टालिक मूवमेंट इंक्रीजेस इन एफर्ट टू मूव द इंटेस्टिन कंटेंट फॉरवर्ड। अब जब पीछे खुराक ज़्यादा जमा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, सो ये आगे के जो ब्लॉक रास्ता है, अब ये यहाँ पे खुराक जमा हो जाता है तो फोर्स ज़्यादा हो जाता है, तो इंटेस्टिन की कोशिश होता है कि पेरिस्टालिक मूवमेंट यहाँ पे और ज़्यादा करे। अब पेरिस्टालिक मूवमेंट तो यहाँ तक ज़्यादा होगा लेकिन इससे नीचे तो नहीं है क्योंकि यहाँ तो ब्लॉकेज है। सो यहाँ पर जितना भी ज़्यादा होगा सो इट इंक्रीजेज द पेरिस्टालिक स्टिमुलेट मोर सिक्रीशन विच लीड टू एडिशनल डिस्टेंशन। तो यहाँ पर सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएंगे तो और सिक्रीशन आएंगे तो फ्लूइड एकमुलेशन होगा तो ये जगह इस तरह डिस्टेंट होने लगेगा, ये ऊपर वाला। ठीक है जी। अब जब ये डिस्टेंट होने लगेगा सो लीड्स टू एडिमा ऑफ द बाउल विद इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी। अब क्या होगा, क्योंकि इंटेस्टिनल आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता फूल रहा है, डिस्टेंट हो रहा है, तो अब कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। सो कैपिलरी से जो ब्लड वगैरह वहाँ से जो फ्लूइड है वो बाहर की तरफ आएगा। सो प्लाज्मा लीकिंग इनटू द पेरिटोनियल कैविटी, जो एब्डामिनल कैविटी है इसमें जो प्लाज्मा लीकेज शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। ये फ्लूइड जो है जब ये आएगा तो आपको पता है एब्डामिनल एडेमा शुरू हो जाएगा, डिस्टेंशन शुरू हो जाएगा। सो डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इनटू द वास्कुलर स्पेस। सो रिड्यूस सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम, अब प्लाज्मा से आपको पता है लीकेज शुरू हो गया तो ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम होगा क्योंकि उधर एडेमा हो रही है ना ब्लड से, तो फ्लूइड बाहर जा रही है टिश्यू की तरफ। एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अकर, अब बंदे का सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ करेंगे तो हाइपोवोलीमिया वगैरह ये होगा और इसको हाइपोकलीमिया ये सारी चीज़ें होंगे। हाइपोवोलीमिया रेंजेस फ्रॉम माइल्ड टू एक्सट्रीम, अब जितना ये वक्त के साथ साथ ज़्यादा हो जाएगा लीकेज तो हाइपोवोलीमिया भी इंक्रीज होगा। बाउल आल्सो परमेएबल टू बैक्टीरिया एंड बाउल ऑर्गेनिज्म एंटर द पेरिटोनियल कैविटी। अब ये इंटेस्टिन है फॉर एग्जांपल, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है फिर ये देखो यहाँ पे बहुत बढ़ गया है तो इसके ऊपर आपको पता है ब्लड विजल्स भी है तो वो भी बढ़ रहा है तो वो भी परमिएबिलिटी इसकी इंक्रीज हो रही है। सो यहाँ से जो इंटरनली जो खुराक था उसमें बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल अगर है तो ये से निकलेगा बाहर की तरफ, और बाहर क्या है पेरिटोनियल कैविटी आपके एब्डामिन। ठीक है जी। तो यहाँ पे आएगा सो पेरिटोनियल इन्फेक्शन होंगे आप और इन्फेक्शन बढ़ेंगे। ठीक है। इसलिए इसका जो वाहिद हल है वो सर्जरी होती है कि इसकी सर्जरी करें। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मरीज को कौन से तकलीफ होंगे, पेन होगा। अब जाहिर बात है इंटेस्टिनल आगे ब्लॉक है, इंटेस्टिन जब ब्लॉक है खुराक खा रहे आगे जा नहीं रहा तो इससे खुराक जमा हो रहा है तो पेन हो रहा है इंटेस्टिन में। वॉमिटिंग,
आगे रास्ता है नहीं, तो एंटी पेरिस्टालिक मोमेंट होगा वापस। एब्डामिनल डिस्टेंशन, पेट जो है वो फूल जाएगा, ठीक है जी, डिस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि खुराक और हवा एयर सब जा रहे जमा हो रहे हैं, आगे रास्ता नहीं है। विजिबल पेरिस्टालिक वेव्स, आप अपने आंखों से देख सकेंगे पेशेंट के एब्डामिन पे पेरिस्टालिक वेव्स को, ठीक है, खासकर बाउल के ऊपर जो है। फॉर एग्जांपल ये इंटेस्टिन, यहाँ पे मैं आपको ड्रा करता हूँ, ये इंटेस्टिन है, ठीक है, ये यहाँ पे ब्लॉकेज है और आगे की तरफ फिर खुला हुआ है। सो ये जहाँ पे ब्लॉकेज है, इससे ऊपर की जो एरिया है वहाँ पे आपको विजिबल पेरिस्टालिक मोमेंट नजर आएंगे। इससे नीचे जो है आपको मोमेंट जो है बहुत कम महसूस होंगे। डिहाइड्रेशन होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, कंस्टिपेशन, क्योंकि आगे खुराक जा ही नहीं रहा तो कंस्टिपेशन तो है ही। रिबन लाइक स्टूल इफ पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन, अगर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है यानी थोड़ा सा खुराक यहाँ से लीक होता है नीचे आता है, तो रिबन लाइक यानी रबर लाइक रिबन लाइक स्टूल आएंगे। तो अगर पेशेंट से इस तरह रिबन लाइक छोटे छोटे स्टूल निकलते हैं, तो इसका मतलब है कि इसका इंटेस्टिन जो है पार्शियली ऑब्स्ट्रक्ट है। तो ये आपके हिस्ट्री में इन्वॉल्व होते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होंगे, कौन कौन से ऐसे टेस्ट है जो हम कर सकते हैं जिससे हमें पता चले लेबॉर्ट्री से। सो एक तो एब्डोमिनल एक्सरे करते हैं, ठीक है, चेस्ट एक्सरे भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर एब्डोमिनल एक्सरे, क्योंकि इंटेस्टिन जो भी है सारे एब्डोमिनल रीजन में होता है, ताकि वहाँ हम देख ले कि कोई इंटेस्टिनल ब्लॉकेज है कि नहीं है। फिर सिटी स्कैन और हमें हेल्प करेगा, ठीक है जी। और एंडोस्कोपी जो है सबसे बेहतर, आपको पता है एंडोस्कोपी, ठीक है। सो कोलोनोस्कोपी भी करते हैं अगर कोलोन ब्लॉक है, और ऊपर से तो ओरल रूट आपको पता है अपर जीआईटी देखते हैं कि वहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह ड्यूडिनम में जीजीनम में वहाँ पे तो ब्लॉकेज नहीं है। फिर कोलान को आपको पता है एनएस के ज़रिए देखते हैं, कोलानोस्कोपी करते हैं। सो एंडोस्कोपी आप ये इनके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, ये करते हैं। फिर बाकी तो आपको पता है सीबीसी करते हैं, और सीबीसी में देखते हैं कि कोई एक्टिव ब्लीडिंग तो नहीं है, कि एचबी तो नहीं गिर गई है। एचबी कम आ रही है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को इंटरनल ब्लीडिंग की खतरा है, ठीक है। इस तरह प्लेटलेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कोई ब्लीडिंग की खतरा है। इस तरह अगर WBC रेज हुआ है तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन है। मैनेजमेंट क्या है, नॉन सर्जिकल अप्रोच आप करेंगे इसमें, NPO नथिंग पर ओरल, बस क्योंकि आप ओरली आप देते हो तो आपको पता है आ गया तो रास्ता नहीं है, तो ये तो डिस्टेंशन होगा और मसले होंगे। तो इसलिए जैसे ही पता चल जाता है कि इंटेस्टाइन ब्लॉक है, सो फ्रॉम दैट टाइम नथिंग पर ओरल, IV पे लेके जाओ, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन स्टार्ट करो। इंजेट्यूब पर डिकम्प्रेशन ऑफ बाउल बाय ड्रेनिंग, देखिए इंजेट्यूब डालते हैं लेकिन याद रखें खुराक के लिए नहीं, डिकम्प्रेशन के लिए। जब आप इंजेट्यूब डालेंगे तो अंदर बाउल डिस्टेंडेड है, तो इंटेस्टिन से जो ईयर है वगैरह वो वापस आएगा, इंजेट्यूब के जरिए बाहर निकलेगा, ठीक है। सो जो एब्डामिन है वो थोड़ा सा जो डिकम्प्रेस हो जाएगा। इस तरह फ्लूइड वगैरह अगर बहुत ज़्यादा है तो इंजेट्यूब से वो भी सक्शन आउट करते हैं, सक्शन मशीन से उसको सक्शन आउट करते हैं ताकि इंटेस्टिन जो है हल्का हो जाए, इससे बोझ कम हो जाए। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, एडेमा हो जाती है, जिसकी वजह से हाइपोवॉल्यूमिया हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस होते हैं। तो इसलिए आप सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स भी लेबॉर्ट्री से करवाते हो, ताकि आपको पता चले कि हमें इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट करना है कि नहीं। पेन रिलीवर्स में बी यूज फॉर पेशेंट विद सीवियर पेन, अगर पेन बहुत सीवियर है तो आपको पता है कि आप पेन किलर्स देते हैं, सिंपल वही आपके पास होते हैं, ये किटेरोलिक एसिड, ट्रामाल, थोराडाल, ठीक है जी, डिफरेंट पेन किलर जो यूज़ करते हैं। एंटी एमेटिक में बी एडमिनिस्टर इफ द पेशेंट इज वॉमिटिंग, पेशेंट को अगर वॉमिटिंग है, लेकिन ये बात याद रखें कि अगर अंदर कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो इसको आपने सक्शन आउट करना है किसी तरीके से पहले, ठीक है जी। और एंटी वोमिटिंग, फिर जो एंटी एमेटिक्स जिसको कहते हैं वो मेडिसिन आप देखते हैं, जैसे ग्रेविनेट वगैरह आपके पास आते हैं, अनसेट अंडानसेंट्रान जिसको कहते हैं, अनसेट के नाम से जो आते हैं, ये आप देते हैं। फिर एडहेसिव ऑब्स्ट्रक्शन अपन सेटल विदाउट सर्जरी, इफ ऑब्स्ट्रक्शन इज कंप्लीट अ सर्जरी इज रिक्वायर्ड। जो एडहेशन से ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं समटाइम ये ठीक होते हैं, लेकिन अगर नहीं होते तो फिर सर्जरी की तरफ पेशेंट जो है वो जाता है। तो सर्जिकल अप्रोच फिर क्या होगा, नेसेसरी इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन, जब कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है, बिल्कुल आगे रास्ता नहीं है, तो फिर आप हम डॉक्टर्स के पास भी दूसरा रास्ता नहीं होता, मेडिसिन से इन चीज़ों से फिर नहीं होता, वो फिर भी मशवरा देते कि भाई सर्जरी जो है वो करनी पड़ेगी। एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी,
एक्सप्लोरेटरी का मतलब है ओपन लेप्रोटोमी, ठीक है जी। एब्डामिन को ओपन करते हैं और इंटेस्टाइन को देखते हैं कि कहाँ पे, जो ऑलरेडी सीटी स्कैन से भी पता चल जाते हैं, और फिर इसको ओपन करते हैं, जहाँ पे ब्लॉकेज है तो उस जगह को फिर वो क्या करते हैं, ब्लॉक को जो ख़त्म करते हैं, रिमूव करते हैं। अब आपके नर्सिंग केयर इसके, चूँकि सर्जिकल है तो ज़्यादातर ये प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर होता है इसमें, ठीक है, ज़्यादातर केयर यही होता है। सो असेसमेंट आप करते हैं पेशेंट का, वही सारी चीज़ें आप असेस करते हो कि पेशेंट जो कुछ खाते हैं तो फिर ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, एब्डामिनल डिस्टेंशन तो नहीं होता, पेशेंट को इंटेस्टाइन में पेन तो नहीं होता, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें आप देखते हो, वोमिटिंग तो पेशेंट को नहीं होता। एब्डामिनल असेसमेंट आप करते हो, इंस्पेक्शन भी करते हो और पल्पेट भी करते हो, देखते भी हो कि कोई डिस्टेंशन तो नहीं है, टेंडरनेस वगैरह देखते हो आप। इस तरह पूछते हो, पेशेंट से हिस्ट्री लेते हो कि आप लास्ट टाइम कब वॉशरूम गए थे, और फिर जब आप खाना खाते हो तो वॉशरूम आप जाते हो कि नहीं, कितने टाइम बाद जाते हो, तो इससे आपको पता चलता है। पेन मैनेजमेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और फिर आपको पता है कि पोस्ट सर्जिकल, पोस्ट अब जो पेशेंट होते हैं उसमें पेन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस वक्त पेन किलर जो है वो लाजमी देते हैं। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स पे आपके नज़र ज़रूरी होनी चाहिए एज अ नर्स, क्योंकि आपको मैंने बताया कि जब इंटेस्टाइन ब्लॉक होता है तो जो पिछला जो हिस्सा है इस पे बहुत ज़्यादा कंटेंट जमा हो जाता है, जिससे फिर एडिमा होती है, और एडिमा आपको पता है क्या है, ब्लड से जो है प्लाज्मा लीकेज होती है, फ्लूइड निकलते हैं, वही तो इससे हाइपोवोलेमिया हो जाती है। और इस प्लाज्मा से जो लीकेज होता है इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो बाहर जाते हैं, जब बाहर जाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स डिफिशियंसी आ जाती है। सो ये बात याद रखें। इंज केयर देते हैं, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब जो लगा हुआ है, अब वो मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर खुराक के लिए नहीं लगा हुआ है, डिकम्प्रेशन के लिए लगा हुआ है, और सिक्रीशन को आउट करने के लिए कि वो आप निकाल दे जीआईटी से। केयर ऑफ ड्रेनेज ट्यूब, फिर सम टाइम सर्जरी अगर हुई है, ड्रेनेज ट्यूब लगाया है तो इसके केयर करनी है कि ड्रेनेज ट्यूब अपने पोजीशन पे हो, इसके साइड पे इन्फेक्शन वगैरह ना हो, क्लीन हो, ठीक है जी। इफ सर्जरी इलियास्टमी और कोलास्टमी, अगर सर्जरी है जैसे इलियास्टमी और कोलास्टमी, आप लोगों ने देखे होंगे, कोलास्टमी करते हैं, कोलान को काटते हैं और एब्डामिन में इनके लिए जगह बनाते हैं टेम्प्ररी, ताकि इससे फ्लो वो जो कंटेंट वगैरह वो बाहर आ जाए, और नीचे जो एरिया है इसको ठीक करते हैं डॉक्टर, और फिर इसका जो है एनास्टोमोसिस करते हैं। प्री एंड पोस्ट सर्जरी केयर, प्री अप एंड पोस्ट अप केयर, आप लोग प्रैक्टिकली हॉस्पिटल में है तो आप कर रहे होंगे इसको, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिमा एंड थर्ड स्पेसिंग, एडिमा एंड थर्ड स्पेसिंग, थर्ड स्पेसिंग का मतलब ये है कि जब ब्लड वेसल से फ्लूइड निकलता है टूवर्ड द इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस में जब फ्लूइड जाता है तो इसको थर्ड स्पेस कहते हैं, ठीक है। सो एडिमा आपने देखना होता है कि एडिमा इंक्रीज या इंक्रीज तो नहीं हो रहा सर्जरी के बाद, ऐसा ना हो कि सर्जरी हुई है और सर्जरी आपको पता है प्रॉपर नहीं हुए, इससे एडिमा बन रही है, बाद में फ्लूइड लीकेज हो रही है, अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, सो ये चीज़ें बाद में भी आपने देखने होंगे। केयर ऑफ शॉक, अब जब जितना भी एडेमा बन रहा है इसका मतलब है कि हाइपोवॉल्यूम में पेशेंट जा रहा है, जब हाइपोवॉल्यूम में जा रहा है तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में पेशेंट जा सकता है। सो दैट्स वाई केयर करना है कि शॉक में पेशेंट ना जाए। और जब सर्जरी होती है आपको पता है सो फिर एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं, सर्जरी से पहले भी एंटीबायोटिक होते हैं, प्री अप एंटीबायोटिक, इसको प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक कहते हैं, हिप्स मा तकद्दुम, यानी एहतियाती तौर पर, कि अभी अंदर जब पेशेंट जाएगा ऑपरेशन थिएटर तो वहाँ पर पेशेंट की सर्जरी होगी, तो कहीं ऐसा वहाँ पे इन्फेक्शन पेशेंट को ना हो, इसलिए ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले या ऑपरेशन से पहले इसको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं। एंड फिर पोस्ट अप एंटीबायोटिक होते हैं, क्योंकि अभी आपको पता है सर्जिकल साइड होता है, और सर्जिकल साइड में एंटीबायोटिक हम क्यों देते हैं, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वहाँ पे ग्रोथ ना हो और जल्दी जल्दी ये जगह जो है ठीक हो जाए। सो एंटीबायोटिक ये सारी चीज़ें आप देते हैं जी। सो ये था आज का लेक्चर, यहाँ पे ये एंड होता है।